हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा कुशवाहा है। आज मैं आपको दहेज निर्देश अधिनियम बताती हूँ कब से कब तक चला है। ये चला था अपना 1961 में दहेज चला था। ठीक है, पहला है दहेज बंद नहीं हो सकता। भाई बहुत से लोग कहते हैं दहेज प्रथा लगा दो। भाई दहेज प्रथा बंद नहीं हो सकती है, कुछ भी कर लो, क्योंकि भाई कोई नौकरी कर रहा है तो तुम्हें तो दहेज तो देना पड़ेगा उसे। ऐसे कैसे बंद कर दो, उसके ऊपर वो लगा दूंगी कर, क्योंकि वो तो रीति है अपने भारत की दहेज देना। वैसे तो देना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, अपन दहेज के बारे में पढ़ते हैं। चलो, दहेज बंद नहीं हो सकता है, अच्छी बात बताने के लिए कानून बनाए गए हैं। देखो सही बताएं तो अच्छी बात बताने के लिए कानून बनाए गए हैं, निकल लोग वाग ऐसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य हैं, बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की शादी के बाद उससे उसके साथ कोई गलत हरकत करता है, जैसे कि गला घोट देना, मार देना आदि, इसे इसमें आप मिस यूज बहुत होता है। भाई वो तुम्हें तो पता ही है कि कोई की लड़की को तुम मारोगे तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, तो मिस यूज तो हुआ ना उसमें। देखो, ये दहेज कब पारित किया था अपन ने? 20 मई 1961 में दहेज पारित हो गया था। आयुक्त अधिवेशन हुआ था 108 में हुआ था ये। ठीक है, ज्वाइनिंग का कब लेटर आ गया था इसका? 1961 में ज्वाइन हो गया था। राष्ट्रपति कौन थे जब? अध्यक्ष लोकसभा सभी थे वो तो, स्पीकर भी थे। लागू हुआ था ये 1 जुलाई 1961 में, ये अभी भी बताया था। इसकी शुरुआत भी 1961 में हुई थी। और कुल धाराएं 10 होती हैं इसमें, अध्याय नहीं है, अभी कोई चैप्टर नहीं है इसमें, अध्याय भी आई नहीं है। तो क्या बता दें तुम लोगों को हम, 20 मई 1961 में, 1961 की शुरुआत 10 जुलाई मांग की थी। वो तो दहेज में मांग की थी, अपन से थोड़ी मांग की थी, तो इतने सीरियस नहीं पढ़ना है इसे। डीपी दहेज निर्देशक नियम, धारा 1 है संक्षिप्त नाम, डायरी पप्शन ऐप, विस्तार में पूरे भारत में। ठीक है, धारा 2 है मतलब। अब ये तो भाई लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है। लड़की वाले की परिभाषा, दहेज दो या दहेज लो। दहेज का अर्थ होता है मूल्यवान संपत्ति। दहेज का अर्थ मूल्यवान संपत्ति। दहेज कब दिया जाए? विवाह के समय, विवाह के बाद और विवाह के पहले देते हैं। धारा दहेज कैसे दिया जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में दिया जाता है, इसमें कोई वो लेन देन नहीं है। दे भी सकते, नहीं भी देते, कोई कोई मांगता है, कोई कोई नहीं मांगता। बायरेट बोलते, ऐसे बायरेट भी बोलते हैं। ये देना या मांगना ये अपन डिसाइड नहीं करते, वो लड़के वाले या लड़की वाले दोनों डिसाइड करते। उसमें हिस्सा भी देना होता है, नहीं नहीं तो लड़ाइयाँ धरी। दहेज देता कौन है? भाई दहेज तो लड़की वाले देंगे। कैसे कैसे वर्ड पूछ रहे हो यार तुम लोग। वर पक्ष वाले देते हैं, 2 देते हैं। और मूल्यांकन और लेता कौन है? वर पक्ष का कोई रिश्ते। सही बताएं तो लड़का का पिता सामने तो आएगा नहीं भीख मांगते कि मुझे दहेज दे दो। भाई कोई रिश्तेदार से कहेगा कि देखो आगे कि पैसे बट रहे, ले आओ तुम, दहेज मिलना ना। तो वो तो दौड़ते दौड़ते जाई गई ना। और नातेदार, देखो उसके रिश्तेदार जाएंगे या नातेदार। पिताजी तो दूर दूर फिरेंगे, क्योंकि भैया घर पे जाके पैसे समेटने उन्हें तो क्या करना है। मूल्यवान संपत्ति, और ध्यान से पढ़ लो, कल क्वेश्चन सुनेंगे हम इसी के। मूल्यवान संपत्ति, जमीन जायदाद के कागज हो तो, जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम जमीन की तो उसके कागज होने चाहिए, तभी दहेज प्रथा होगी, वरना नहीं होगी। सीरियस मैटर है ये। निम्नलिखित में से दहेज के अंतर नहीं आते हैं। मेहर अभी तक नहीं आया है कि मेहर ने ही ये दहेज का वो किया, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि मेहर ने किया, हम नहीं मानते मेहर। धनराशि जो वर के पिता के द्वारा कन्या को दी जाती है। देखो मेरे पापा ने मुझे दहेज दिया तो मैं तो कन्या ही हूँ उनकी, तो उसे मेहर कहा जाता है। अब तो मैं याद करवाने के लिए मैं अपना बोल रही हूँ, वरना बहुत पिटोंगे। मेहर कहते हैं। ठीक है, धनराशि जो वर या पिता के द्वारा कन्या को दी जाती है
उसे मेहर कहा जाता है। मेहर को दहेज के अंतर्गत नहीं रखा जा गया है, क्योंकि दहेज के अंदर उसे नहीं रखा जाता, वो हमें भी पता है। मेहर को दहेज के अंदर नहीं रखा जाता है, 3 बार बता चुके, अगर भूले तो पिटाई गलेगी धारा 3 में। अब धारा 3 चली आ रही है। दहेज लेना या देने के लिए शक्ति दंड अपराध है, दोनों में सजा होगी। भाई जो भी दहेज मांगेगा तो सजा तो होगी, क्योंकि भाई धाराएं लगाई हैं सरकार ने, बताई हैं तो लगानी तो पड़ेगी। दहेज कैसे कोई मांग लेगा, हम तो नहीं देंगे। अब पापा दे रहे हो तो वो पापा की वो है, निकल अपना तो अब जैसी सरकार और जैसी सरकार है वैसा बेस तो हो गई भाई। दहेज तो देना ही पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो दहेज तो देना ही पड़ता है। हम पे नहीं ले जाना, अपने पे पढ़ाई पे ध्यान दो, हंस रहे हो फालतू के, ठीक है। इसमें सजा भी होती है, इतना भी पता है। कितने साल की सजा होती है इसमें दहेज में, बता दो। 5 साल की जेल होती है, मज़ा आ जाएगा उन्हें अच्छे से। जैसे पैसे मांग रहा है, जुर्माना 15,000 का होता है जुर्माना। अब पता नहीं है उन्हें अच्छे से, कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को पता हो तो वो तो जेल ही करवा दे उसे अनपढ़ को तो पता नहीं होगा कि अगर कोई दहेज मांगता है तो जेल हो जाती है उसे। भाई एक रिकॉर्डिंग से काम बन जाता है कि ये इंसान इतना दहेज मांग रहा है, बस वही काम खत्म है उसका, कि इसने दहेज कैसे मांगा, दहेज प्रथा कैसे लगाई, ये भी हटाएंगे अपन, टेंशन नहीं लेने का। जन्मजात नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट में, या वो हाई कोर्ट चले जाए या सुप्रीम कोर्ट चले जाए, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने दहेज मांगा। पहली बात तो यही हो। आज तक कोई जेल में नहीं गया, क्योंकि इसलिए नहीं गया जेल में भाई, अपने भारत में वो चल रही है ना रीति कि दहेज लो, नहीं दहेज दो लड़की लो, वो तो है ही। अब को ऐसे ही थोड़ी ना ले लेगा किसी की लड़की को, कोई देना तो पड़ेगा कुछ, वो भी तो कितनी मेहनतों से उसकी नौकरी लगी होगी, तो वो पैसे मांग रहा तो ठीक है। आजकल वो तो अपनी अपनी सोच है, देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो, वो तो सरकार ने लगाई है। जो ज़्यादा पैसे मांगे, कोई गरीब इंसान है अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो भाई कोई दहेज मांग रहा उसे तो बेचारे को लगानी चाहिए, क्योंकि गरीब है बेचारा। उसकी लड़की को भी तो शादी, उनके पिताजी को भी तो शादी की टेंशन होगी उसकी, तो तुम दहेज मांगोगे तो ये गलत है ना। तुम नौकरी करती हो तो दहेज मांगना सही लगता है, अब तुम कुछ नहीं कर रहा और दहेज मांग रहा है तो ये गलत है, हम नहीं मानते इस बात को, सही है। जब बहू को बिना मांगे वस्तु मिलती है, देखो ये तो आ गया अपना चैप्टर ससुराल में पहुंचने का, क्योंकि जब बहू को बिना मांगे वस्तु मिलती है, देखो वस्तु कोई भी वस्तु नहीं, सोने चांदी की बात चल रही है इसमें, तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि लड़के वाले ने लड़की को अपना दहेज चढ़ाया तो सास की कैसे हो गई वो चीज़, अब तो बहू की हुई ना वो। तो 3 महीने तक सास, अगर 3 महीने तक अगर तुम्हारी मम्मी शादी के बाद तुम्हारा जीवन रखती हैं तो भाई धारा 3 लग जाएगी उनके ऊपर, ये बता देना उन्हें। धारा 3 लगेगी, दहेज और दंड तो अवश्य मिलेगा, जेल भी अच्छी होगी, उन्हें मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से पाला पड़ेगा तो उसे तो सब पता है कौन सी धारा किस में लगती है, ठीक है। जेल होगी, 6 माह की जेल हो जाती है। शादी के बाद जुर्माना लगता है 10,000 का, और जज पर डिपेंड करता है वो हटा रहा है या बढ़ा रहा है। वो तो भाई तुम तो केस हो जाएगा तो जज तो भैया पैसे खींचने के लिए कभी ये तारीख रखेगा, कभी वो तारीख रखेगा, कभी वो तारीख, इसलिए भाई समझा रहे हैं जो उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं पढ़ना, वो तो अपन लोगों को पढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार ने बताया है कि लड़कियां सावधान रहें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि दहेज मांगना गलत है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। बस कोई नौकरी करता है तो वो अपने, कोई मांग रहा है दे दो, जिसके पास ज़्यादा पैसे है दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गरीब लोगों से तुम नहीं मांग सकते, हम भी इस बात पे एग्री करते हो। अगर तुम गरीब लोगों से दहेज मांगोगे तो हम भी केस लगा देंगे। हमें भी पता है कि गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, उन्हें एक टाइम का खाना कैसे मिल रहा है और कैसे नहीं मिल रहा है, तो उनसे दहेज नहीं मांगना चाहिए। और तुम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीब लोगों की मदद करो,
भाई कैसे रोड पे पड़े रहते हैं। हम तो खुद देखते हैं, सुबह जाते हैं रोड पे, सोते हैं रोड पे, जाते हैं तो थोड़ी तो दया आती है। बताओ, हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं और हम हमारे लिए तो सारी सुविधा भारत सरकार ने दी गई है। उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को। पैसे वगैरह उन्हें भी तो देने चाहिए थोड़े बहुत, कि उनका खुद का घर बन जाए। या 10, अगर सरकार अपन से 5-5 रुपए भी अगर लेती है गरीब लोगों के लिए, तो इतनी अपनी जनसंख्या इतनी है भारत की कि उनका एक कुछ तो निर्माण हो ही जाएगा। अच्छे से तो रहने लगेंगे बेचारे। भाई मुझे तो दया आती, अगर पैसे रहते जेब में तो दया आती, वरना भाई मैं भी अभी कमाने नहीं जा रही हूँ। जब कमाने लगूंगी तो खुद गड्डी की गड्डी उन्हीं को दे आऊँगी कि अच्छे से रहो। भाई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत दया आती है, रोते हैं। सुबह हम मंदिर पे तो रुकते ही हैं शंकर जी के, और वहीं बैठे रहते हैं वो लोग। कितना बुरा लगता होगा बताओ, रो रहे हैं और पीछे से पकड़ ले, दीदी पैसे दे दो, दीदी पैसे। भाई दीदी पैसे कमाने नहीं जाती, अब जब जाने लगेगी तो सबका कर देंगे। भाई देखे भोलेनाथ की कृपा रही तो जॉब भी लग जाएगी तुम लोगों की कृपा। पढ़ा तो फिर हम रही हैं तुम लोगों को। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, वो भी डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और देखिए हमने बता दिया था, इसमें घटना बढ़ना ये उसी जज के ऊपर है कि वो केस को बढ़ा रहा है या जैसे कि दूसरे राज्यों में छुप जाओ। जैसे कि आजकल के लोग दंड करके दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, वो कहीं भी भाग जाए भाई, भाग जाओ तुम, फिर तुम्हें क्या सरकार एक ना एक दिन तो ढूंढी लोगी। शादी में मिलने वाला सामान वर पक्ष को और कन्या का सामान मिलता है तो दहेज कहता है, वो तो सभी को पता है। वर पक्ष और वो शादी में मिलने वाला सामान वो तो मम्मी पापा देते तो बरी को तो देंगे थोड़ी ना, अपन को दे देंगे। लड़की वाले का रहता वो सामान। भाई हमारा भी हक है, हमारा भी होगा वो सामान, टेंशन नहीं लेने का इस बात पे। और सामान मिलता है दहेज के। यदि वर या माता पिता रिश्तेदार दहेज का के सामान को व्यक्तिगत उपयोग के लिए लेता है। देखो कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, कोई चीज़ मिलेगी। जैसे फ्रिज मिली शादी के बाद, तो फ्रिज तो तुम उपयोग करोगे ना, पानी पियोगे क्या, ये बोल देंगे हमारे यहाँ से दहेज में आया तो पानी नहीं पियो उसका। भाई ऐसा नहीं होता, सबको देख के चलना पड़ता। तो पानी पी दूसरा पिएगा, ऐसा नहीं है कि लड़की वाले ने दिया तुम्हें फ्रिज, तुमने चपा के रख ली। लड़की बोल रही कि हमारी फ्रिज को हाथ नहीं लगाना। भाई ऐसा नहीं होता है, पानी सब पियेंगे, फ्रिज आई है तो पानी तो सबको पीना ही पड़ेगा, ठीक है। माता पिता रिश्तेदार दहेज के सामान को व्यक्तिगत उपयोग में लाते हैं, वो तो लाते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसे 3 माह के अंतर्गत वापस कर लेता है। भाई 3 माह के अंदर उसे वापस भी कर देते हैं, ये भी बात सही है। धारा 7, ये धारा बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अपराधों का संज्ञान। महानगर में दहेज के केसों को महानगर मजेदार अन्य क्षेत्रों में दहेज प्रथम वर्ग न्याय की उसमें भी लाया गया था ऐसे दहेज को। इसको यह सब कारोबारी अपनी जानकारी के लिए है, वो तो भाई वो तो अपनी अपनी जानकारी है। पर व्यक्ति माता पिता या नातेदार कल्याणकारी संस्था या केंद्र या राज्य सरकार की संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त समाज के लिए गणित संस्था है, ये भी हमने बता दिया था और अभी भी बता रहे हैं। जो डाउट नहीं आया तो पूछ लेना, हम बता देंगे। पुलिस में कंप्लेन करते हैं इसकी। देखो पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे माता पिता से लड़ेंगी। भाई कोई नहीं लड़ता आज के ज़माने में, कौन लड़ रहा, ये ज़्यादा नहीं वो आता है निकल, ये लड़ाई झगड़ा दूरी रहो, इससे कोई इशू नहीं है। धारा 8 अपराधों की प्रकृति। देखो अपराध संज्ञेय होता है, संज्ञेय अपराध जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती। इसमें जमानत तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी 8 धारा में, सोच लेना एक बार। इस प्रकार के अपराधों में अथवा ऐसी
अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई किसी लड़की ने केस लगा दिया तो हमारी चक्की पिस जाएगी अच्छे से, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की है भाई, उसे सारे केस पता है कौन सा केस कहाँ लगता है। और असंज्ञेय अपराध 8 ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट दिया जाता। मैंने अभी बताया कि चक्की तो पिसना ही है, लड़की ने दहेज प्रथा पे केस लगाया तो चक्की तो पिसेगी, अगर पढ़ी लिखी लड़की से तो वहाँ पाला पड़ा तो। आवश्यकता होती है गैर जमानतीय अपराध जिसमें जमानत नहीं होती है, इसमें अपन जमानत वगैरह कुछ नहीं करवाते, ठीक है। इतना तो हमने तुम्हें समझा ही दिया, बच्चे तो नहीं एक एक वर्ड तुम्हें समझाएं हम, ठीक है। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति। इस आर्ट से संबंधित सभी प्रावधानों पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो बताओ, केंद्र सरकार करता है इसका जो भी निर्णय करना हो। धारा 10 में कुछ विशेष प्रावधानों पर राज्य सरकार का नियम बनाने का प्रबंधन है। घरेलू हिस्सा महिला संरक्षण अधिनियम, धारा 37 धाराएं होती हैं इसमें, ठीक है। धारा 1 पूरे भारत में लागू करते हैं इसे, तो भाई इसे तो पूरे भारत में लागू करेंगे। लागू हुआ था 20 अक्टूबर 2006 में, शुरुआत की थी इसकी। पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 में, संसद में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य घरेलू हिस्सा करना तथा मारपीट, ठीक है, मारपीट भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि मारपीट नहीं होगी उसमें भाई। उद्देश्य है इस अधिनियम का गठन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण के। इस अधिनियम को गणना किया गया है, महिलाओं में कम हो जाएगा इसका। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था ये अधिनियम, ठीक है। 2019 के बाद अब पूरे भारत में लागू हो गया है। धारा 2 में परिभाषाएं आती हैं, ठीक है। इसमें घरेलू हिंसा में पीड़ित व्यक्ति वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा का शिकार है, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार है। और धारा 2 के 20 सेक्शन में, ठीक है, बालक की परिभाषा 18 से कम उम्र के बच्चों को बालक माना जाएगा। और धारा 2 में घरेलू नातेदारी होगी इसमें, ठीक है, जो 3 तरह से होती है। व्यवहारिक संबंध होता है इसमें, ठीक है। 2 व्यक्तियों के बीच ऐसी रिश्तेदारी जैसे भाई बहन होते हैं, व्यवहारिक संबंध होते हैं। शादी के बाद व्यवहारिक संबंध बन जाते हैं, वो तो पति पत्नी का, भाई बहन का, चाचा चाची का, मम्मी पापा का, अंकल आंटी का, बहुत से होते हैं। धारा 2 सेक्शन Q प्रत्यार्थी जालिम, इसमें जालिम, सॉरी गलती से निकल गया, जालिम वैक्स पुरुष घरेलू नातेदारी में घरेलू एक ही घर में रह रहे हों, एक ही घर में रह रहे हो, झगड़ा मगड़ा कर रहे हो, तो भाई जी धारा 2 सेक्शन F लगेगी। और का धारा 2E घरेलू घटना रिपोर्ट, अब घरेलू घटना आ गई है भाई, अच्छे से पढ़ लो। ऐसी घटना जो व्यक्ति को अपील कर दर्ज दी गई हो, यदि अपराध तय है तो इस पर की जाएगी। यदि अपराध असंज्ञेय है तो नहीं दी जाएगी, तो अर्थात है अपने ऊपर है। अपराध सही होगा तो सजा दी जाएगी, नहीं होगा तो नहीं दी जाएगी, वो तो सही बात है, क्या कह लें। सेक्शन 2K में बता धनीय अनुतोष घरेलू हिंसा के आरोप पर प्रत्याशी द्वारा कोई नुकसान की भरपाई के लिए धनराशि को पीड़ित व्यक्ति को देना धनीय अनुतोष हो कहलाता है। अध्याय 2 में है, लागू नहीं हुआ जी, अभी तक लागू नहीं हुआ, ठीक है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा ऐसा अपराध है जिसमें प्रत्येक किसी भी कार्य का लोप कर देता है जो उसे पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सौंपा गया हो। इस आचरण को घरेलू हिंसा माना जाता है।
जैसे कि पत्नी ने कहा पति से, जाओ ऑफिस से आते समय तो मोमोज ले आना। भाई पति भूल गया जल्दी जल्दी में, तो वो आपस का मामला है, तो इसी को हम अध्ययन 3 में ले जाएंगे। और क्या, अब इतने तो समझदार हो, नहीं लाएगा तो घरेलू हिस्सा तो होगा ही। भाई तुम मोमोज नहीं आए तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। और पीड़ित व्यक्ति के साथ 4 व्यवहार घरेलू के अंतर्गत आता है। शारीरिक, देखो 3 होते हैं, ये आप पढ़ लो अच्छे से, फिर नहीं कहना कि पढ़ाया नहीं हमने। पहला है शारीरिक दुरुपयोग, हमें बोलना नहीं आता अच्छे से, तो अपने हिसाब से देख लेना शारीरिक। और दूसरा है लैंगिक दुरुपयोग, और तीसरा है मौखिक एवं भावनात्मक, चौथा है आर्थिक उपयोग। ठीक है, 4 हो गए। पहला है कोई व्यक्ति चाहे वह पड़ोसी हो जिससे यह विश्वास है कि घरेलू हिंसा की घटना होती है या हो चुकी है, हो सकती है, यह होने की संभावना है, संरक्षण अधिनियम को यह जानकारी दे सकता है, मदद करते हैं, तो संरक्षण एन ही केस नहीं होता है। क्योंकि भाई आपस में लड़ रहे हूँ तो भाई कोई रिपोर्ट कर देगा तो फिर तो मार कुटाई तो होगी, चाहे वो पड़ोस का हो चाहे अपने घर का हो। उल्टी सीधी हरकत करेगा तो भाई केस तो करेंगे, इसलिए इसमें मदद कर सकते हैं। तो अपन भी मदद करते हैं, कोई पड़ोसी को मार रहा हो तो उसकी मदद करेंगे, उसे बचाएंगे। आजकल तो ये तो ट्रेंड चल गया है, किसी को बचाना अब सही नहीं रहा, क्योंकि आजकल जिसको बचाओ साला वही फंस जाए। इसलिए लगे तुम्हें कि सही जगह है तो उसकी हेल्प करो, वरना नहीं करो। जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम्हारे हाथ छप जाएंगे तो तुम्हें पुलिस उठा के लिए, इसलिए बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो बॉडी को टच नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, फिर बड़ी बात बन जाएगी। इससे अच्छा आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ा तो रही है। सूचना देने वाला व्यक्ति, ठीक है। धारा 5 पुलिस अधिकारियों सेवा, ठीक है, इसमें आता है सभी अधिकारियों को जब घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है, यह घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित हो तो ये विवादित व्यक्तियों को निम्नलिखित जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें भी चार ही हैं, संरक्षण है, धनीय अनुतोष है, निवास है, प्रतिकार है। आदेश के लिए आवेदन, देखो पहला आवेदन है सेवा, प्रदाताओं की उपलब्ध सेवाओं की जानकारी, संरक्षण अधिकारी उपलब्ध सहायताओं की जानकारी। महिलाएं आचरण कर सकती हैं तो वह पैसे दे कर उसकी हेल्प करो, वारंट जेल हो सकती है। कोई अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे पैसे मांग रही है, उसने शादी की है, तुम्हें देने पड़ेंगे, अगर तुमने नहीं दिए तो वो केस धारा लगा देगी 5, तो जेल जाना अच्छे से, चटनी पिसेगी पर अच्छी। क्योंकि भाई आजकल पढ़े लिखे का ज़माना चल रहा है, बिना पढ़े का कुछ नहीं है। इसलिए अगर लड़की नौकरी करती तो वो तुम्हें उल्टा देगी, अगर उसने कहा हमें 10,000 रुपये चाहिए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो वारंट लगा देगी सेक्शन 5 के तहत, फिर जाना जेल में अच्छा सड़ना। धारा 6 में आश्रय गृह की कर्तव्य, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ लो, हंस हंस के नहीं दिखाओ मेरी तरफ। पीड़ित व्यक्ति की ओर संरक्षण अधिकारी आश्रय भाई, इसमें तो तुम्हें पता ही होगा क्या क्या होता है, अब ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वह वहाँ पर उसके लिए कोई ना कोई अच्छी जगह मिल सकती है, क्योंकि उसका मन है वह रहने का। तो भाई वही केस चल गया है, पति पत्नी में लड़ाई हुई, अब वो जो चाहेगी वही होगा। तुम चाहे कहो 10 बार उसे बुलाओ, तुम नहीं बुला सकते, उसका मन है वो आएगी। अगर तुमने ज़्यादा ही उसके साथ गलत काम किया ना तो वो वारंट लगा देगी शिक्षा, तो वो जेल में अच्छा सड़ना, फिर नहीं कहना जी क्या कर दिया। 18 में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य सरकार के द्वारा जाएगी अधिकारी की संख्या निश्चित नहीं हो सकती। भाई हम आज दहेज पूरा ख़त्म कर देंगे, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे नोट।
संरक्षण अधिनियम को चुनते समय यह विशेष ध्यान में रखा जाएगा। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है। महिलाएं अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं इसमें 8 में, धारा 8 में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो धारा 8 के तहत उनकी सुनवाई भी की जाएगी, उनकी हेल्प भी। धारा 10 सेवा प्रदान करना। अगर रजिस्ट्री कंपनी, ऐसा ही है शायद, बहुत सारे लोगों ने मान्यता लेंगे वाले कमरे में कि बूढ़ों की सेवा हो रही, ऐसा होता है, वही आ गया भाई। देखो जैसे आश्रम है, जैसे कि पार्लर जाते, सरकारी पार्लर सीखा, हमने भी सीखा जैसे कोई अधिकारी आते हैं तो ऐसे सजा दिया जाता है कि यहाँ पूरी सेवा होगी, अच्छे से सेवा कर रहे होंगे, सब फूल बुके मुके सब ले आएंगे उनके लिए देने के लिए। और उससे पहले भैया ऐसे बैठी रहती थी, ना कुछ सिखाती थी। अधिकारी आए तो भाई बुके मुके आ गए और अच्छी अच्छी बातें बता दी कि यही बताना उन्हें अधिकारी को कि यहाँ पर ये सिखाया गया है, वो सिखाया गया है, और कुछ सिखाते नहीं है भाई। यही है आज का देश, कुछ नहीं कहो इसकी। तो समझ गए ना, ये धारा 10 में आती है। धारा 10 भी पढ़ा दी, अब थोड़ा सा रह गया, थोड़ा और पढ़ लूँ। धारा 11 और सरकार की कर्तव्य। भाई इसमें तो सरकार के कर्तव्य होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कंपनियां जरूर होनी चाहिए, नहीं तो धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन करने व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए कौन कौन आ सकता है, तो पीड़ित व्यक्ति भी आ सकता है इसमें। दूसरा है संरक्षण अधिकारी भी आ सकता है। तीसरा अन्य व्यक्ति भी कोई भी आ सकता है, इसमें तो हेल्प की बात हो रही है। आवेदन के प्रस्ताव आवेदन करने की तिथि के तीन दोनों के अंतर्गत पहली सुनवाई करना अनिवार्य है। पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट निर्माण देना अनिवार्य होगा। भाई कितना सरल है, शॉर्ट में निपटा दिया मैंने, वरना पढ़ते रहते याद होता नहीं। धारा 13 सूचना की तामील हो या तामील हो एक ही है, निकल अलग अलग है, सॉरी, बस तुम अपने उससे देख लेना क्या है। इसमें सुनवाई की तारीख की जानकारी देते हैं। 2 दिन के अंदर जालिम संरक्षण अधिकारी को सूचना देंगे। धारा 16 में क्या होगी, कार्रवाई होगी, बंद करने, इसमें बंद कर देते हैं क्योंकि कोर्ट में कार्रवाई 2 जज क्योंकि देखो ऐसा होता है कभी कभी लेडीज अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती हैं कि वो बलात्कार को लेके चलो तो बलात्कार में वो पूछताछ करते हैं रिपोर्ट में, तो ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए 2 लोग अलग से लगा देते हैं। जैसे कि वो कमरे में जाएंगी, किसी लेडीज ही को बताएगी, वो जेंट्स को तो बताएगी नहीं क्या क्या हुआ उसके साथ। तो जैसे कि वो दूसरे कमरे में गई तो उसने अपनी, वहाँ सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है, ये लिख के ले लो, मैं अभी भी लिख दे रही हूँ और कल भी पूछूंगी तो कल भी यही बोलूँगी कि 4 ही लोग जाते हैं पूछताछ के लिए वहाँ, ठीक है, कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो फिर जज उन्हें बताता है तो उसके ऊपर जो भी केस होता है, भैया जेल तो होएगी किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो। धारा 18 में क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट, मैंने कहा था मजिस्ट्रेट आएगा, इसमें आ गया, और आदेश को लेकर कार्य करते हैं। आदेश, भाई किसी ने तुमसे कहा पानी लेके आओ तो तुम पानी लेके आओगे ना, उसने मंगाया तो आदेश दिया ना, तो ऐसा ही जज जो आदेश देगा तो वही तो होगा भाई, अपने कहने से कुछ नहीं होगा। घरेलू हिस्सा के कार्य को नहीं करेंगे, भाई इसमें घरेलू हिस्सा के कार्य को नहीं करते हैं। घरेलू हिस्सा के कार्य में कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रचार करना, लड़की के पिता को बताया कि लड़की, भाई तुम लड़की को पता नहीं कि लड़की के साथ, मतलब लड़की ने तुमसे लड़ाई की, तुमने उसके पिताजी को सीधा फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की यहाँ ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रही। भाई उसके सामने कुछ नहीं चलेगा, हमारे पापा को तुम कुछ भी बता दोगे, भाई ऐसे थोड़ी विश्वास कर लेगा कोई भी। तो भड़का दिया पापा ने, तो घर पे जाके लड़की को इतना सुनाया, उसकी पूरी बैंड बज गई। भाई आजकल के पति भी ऐसे ही हो रहे हैं, तो इसलिए पढ़ लो, नौकरी लगाओ बढ़िया, अपने उससे जियो,
क्योंकि अब तो रेलवे का पेपर भी सरल आने लगा। कितना कितना सरल पेपर आया परसों का, देखना। भैया देने गया था मेरा, तो वही बता रहा था कि सरल पेपर आ रहा है। तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने भी सेट पेपर लगाया, तो मेरे नंबर कुछ अच्छे ही हैं उसमें। क्यों झूठ बोलूं, मैथ भी अब मेरी अच्छी हो गई है, पहले मुझे भी मैथ नहीं आती। पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाएंगे व बच्चों के मामले में स्कूल नहीं जाएंगे। अगर टीचर बच्चे को मार रहा है तो मारने दो। अगर तुम उसे रोकोगे, अगर तुम आजकल के भाई, आजकल तो यही चल रहा है कि अगर टीचर बच्चे को मारता है तो बच्चे अपने पेरेंट्स पहले पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारा तुमने। भाई जब तक वो पिटेगा नहीं तो सीखेगा क्यों। भाई मुझे तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो अभी भी डर लगता है कि कोचिंग जाती हूँ, कहीं लेट हो गई तो डंडे घलेंगे। भाई वैसे नहीं मारेंगे, भैया हैं। अगर मारे भी दिया तो मुझे कोई उससे इशू नहीं होता है, क्योंकि आज मैं लेट गई थी तो हिंदी का थोड़ा बहुत छूट गया है मेरा। तो अभी मैं करूँगी जब हिंदी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया दहेज का, पढ़ लूँ। फिर आज शादी में भी जाना है मुझे, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा रह गया, पढ़ लूँ फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं। पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल पर नहीं जाएंगे व स्कूलों में बच्चों की, ये तो समझा ही दिया मैंने, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति से कोई किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं करेगा, ठीक है। फीमेल ना चाहे रिकॉर्डिंग ना, देखो जैसे कि वो लड़की ने लड़की को बुलाया कि तुम आओ, और उसने रिकॉर्डिंग कर ली और दिखा दिया कि ये लड़की ने करा, कि ज़बरदस्ती इसने बुलाया और उसके ऊपर केस करवा दिया। ये गलत बात है, इसलिए उसकी भी सुनी जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है तुमने रिकॉर्डिंग, तुम्हारे चक्कर में वो आया है और तुम ही ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो ये गलत बात है ना। इसलिए सोच समझ कर करना है, ऐसा काम करो तो। नहीं तो सेक्शन कितना लग जाए, 18 धारा लग जाएगी, जेल में सड़ना। फिर इसलिए किसी लड़की को नहीं बुलाना मिलने। अगर झगड़ा हो गया है तो मिलने का काम नहीं करना। अगर रिकॉर्डिंग कर ली तो तुम्हें जेल हो जाएगी अच्छी, फिर नहीं कहना क्या हो गया। और आखिरी धारा रह गई तो पढ़ लो, फिर हम भी जा रहे हैं, थोड़ी हम भी थक गए हैं। इतनी एनर्जी हमें थोड़ी है कि अब पढ़ाते रहेंगे तुम लोगों को। पीड़ित व्यक्ति या उसकी संतान की कोई हानि, भाई अब ये तो पीड़ित व्यक्ति की हानि है तो भरपाई तो होगी, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। उसकी भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश को पारित करना, सही बात है। आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया जाता है। धनीय अनितोष कोई भी नुकसान करेगा तो भाई दंड तो मिलेगा, वो तो साफ बात है। चाहे आज लिख लो चाहे कल लिख लो, दंड तो मिलकर रहेगा। चिकित्सा के खर्चे, भाई कोई व्यक्ति है, तुमने उसे गाड़ी से टक्कर मार दी, ठीक है, वो बहुत गरीब है, वो इलाज नहीं करवा सकता, तो तुम्हें पैसे देने चाहिए ना। कि तुमसे जैसे भी टक्कर गई हो तो तुम्हें पैसे देकर उनकी बात को मानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि तुमने टक्कर मारी और तुम सीधे टक्कर मार के चले गए। बेचारा वो गरीब है कि वो अब इलाज करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा, इसलिए अच्छे से गाड़ी चलवाओ, धीरे चलाओ गाड़ी, इतनी भी जल्दी नहीं है। लेट होगा भाई, सॉरी बोल के अंदर घुसो। जरूर नहीं है कि तेज गाड़ी से जा रहे तो। अब हम थक गए हैं आज, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज खाना खाने भी जाना है और हमें बाल भी धोना है, मेहंदी भी लगानी है। इसलिए क्या, राधे राधे और ओम नमः शिवाय। सब अच्छे रहो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने पापा मम्मी पापा का नाम रोशन करो। अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं।